अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम बात कर रहे थे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो उसमें हमने इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में देखा था कि इसमें जो सेपरेशन होती है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर। एक होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्मोटिक फ्लो। आज हम उसमें से एक फैक्टर जो है उसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है। Electrophoretic mobility is responsible for the separation of mixture components on the basis of charge। यानी चार्ज की बेसिस पर इलेक्ट्रोफोरेटिक का मतलब ये है कि कोई ना कोई उस पर चार्ज होगा, और मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। यानी चार्ज की बेस पे जो कंपोनेंट्स की सेपरेशन है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। एज वी नो के कैपिलरी जो ट्यूब है उसके एक साइड पे इलेक्ट्रोड एनोड लगा होता है, दूसरी साइड पे कैथोड लगा होता है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो तीन तरह के चार्जेस जो हैं वो किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो आयंस हैं वो मूव करते हैं। वो नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टूवर्ड्स एनोड। ऑब्वियसली जो जिस चीज़ पे नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करेंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं दे विल स्टे ऑन देयर स्टेशनरी फेज, वो अपनी जगह पे स्टिल रहेंगे, वो किसी साइड पे मूव नहीं करेंगे। There are also some factors on which electrophoretic mobility depends। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आयनिक चार्ज ऑन एनालाइट। यानी जो एनालाइट में जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उन पर कौन सा चार्ज जो है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद है। सपोज वी हैव टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम साइज। फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास कैपिलरी ट्यूब के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं और उनका साइज सेम है, ठीक है। द पार्टिकल्स विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ चार्ज विल मूव फास्टर एज कम्पेयर टू द अदर। यानी जिनकी तादाद ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ जो है वो सेम है, लेकिन उनमें जो 70 पार्टिकल्स हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है और जो 30 पार्टिकल्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ना वो ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे एज कम्पेयर टू द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एनोड। यानी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, जो चार्जेस की सेपरेशन है, वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि चार्जेस की तादाद कौन से जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उनमें से जो ज़्यादा तादाद में हैं वो कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड फैक्टर है वो है फ्रैक्शनल रिटार्डेशन फोर्स ऑफ एनालाइट। यानी जो एनालाइट है उसकी फ्रैक्शन कितनी है। जिस एनालाइट की फ्रैक्शन, कंपोनेंट की फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली वो स्लोली मूव करेगा। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास एक बॉल है, हम एक बॉल को ज़मीन पर ऐसे गिराते हैं आगे को, और कुछ बजरी के जो पत्थर के ज़र्रात हैं उनको हम पकड़ लेते हैं, छोटे छोटे, उनको हम गिराते हैं। तो पहले जो है वो बॉल आगे जाएगी या पत्थर के ज़रात आगे जाएंगे। ऑब्वियसली जो गोल है, जो चीज़ जिसकी फ्रिक्शन कम है ज़मीन के साथ, वो पहले आगे जाएगी, बॉल आगे जाएगी। तो इसी चीज़ पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कि ऐसे पार्टिकल्स एनालाइट के जिनकी फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है वो भी कम होगी। इसीलिए इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल रिटार्डेशन ऑफ एनालाइट। देन उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है वो है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल्स का जो साइज़ है या मॉलिक्यूल्स का साइज़ है वो कितना है। छोटे स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू द बिगर पार्टिकल्स। टू टाइप्स ऑफ साइज़ ऑफ सैम्पल मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, वो स्मॉलर होते हैं और लार्जर होते हैं। स्मॉल साइज पार्टिकल्स मूव ईजीली बिकॉज they face less friction, so small particles have more electrophoretic mobility. On the other hand, large particles face difficulty while moving because they face more friction. जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास बचपन में हम खेलते थे छोटे छोटे बंदरों के साथ और बॉल के साथ भी खेलते हैं।
तो अगर हम एक प्लेन सरफेस के ऊपर उन जो छोटे छोटे बांटे हैं उनको फेंके और साथ ही बॉल को फेंके, तो उनमें से ज़्यादा आगे कौन सी चीज़ जाएगी? तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि उनको फ्रिक्शन जो है वो कम फेस करना पड़ेगी। यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी दे विल मूव फास्टर, और उनकी सेपरेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। सो लार्ज पार्टिकल्स हैव लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी। उसके बाद इसका अगला फैक्टर है वो है शेप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हैव टू टाइप्स ऑफ शेप्स, regular shapes of particles, irregular shapes of particles. Regular shapes of particles have a specific pattern and face less friction. जो रेगुलर जिनकी शेप होती है यानी एक जैसी होती है जिनकी शेप, वो उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, मखसूस पैटर्न होता है और वो लेस फ्रिक्शन फेस करते हैं। द रेगुलर शेप्ड पार्टिकल्स कवर मोर डिस्टेंस एंड हैव हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी। और उसके जो कंपैरिजन में अगर हम देखें इर्रेगुलर शेप्स ऑफ पार्टिकल्स जिनकी होती हैं, द इर्रेगुलर शेप्ड पार्टिकल्स हैव नो स्पेसिफिक पैटर्न एंड फेस मोर फ्रिक्शन एंड हैव लो इलेक्ट्रोस्टैटिक मोबिलिटी। जो रेगुलर शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि उनका जो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है वो लेस फ्रिक्शन जो है वो फेस करते हैं, जबकि जो दूसरे इर्रेगुलर पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स डाल दें, जो हमने एनालाइट डाला है उसके दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक रेगुलर शेप में है और एक इर्रेगुलर शेप में। तो जो रेगुलर शेप में जिनका कोई स्पेसिफिक पैटर्न होगा वो ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे एज़ कम्पेयर टू द इर्रेगुलर शेप्स जिनके पार्टिकल्स की है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो लेक्चर के रिगार्ड्स तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।